एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज जैसे कि क्या होता है और ये कैसे फॉर्मेशन होते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारा चीज हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडीज। देखिए एंटीबॉडीज को जनरली हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये इम्यूनोग्लोबुलिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन के बने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन मैं प्लाज्मा में जब आपको पढ़ा रहा था तो प्लाज्मा में मैंने आपको बताया था ना 55% प्लाज्मा होता है। अगर उसकी हम कंपोजिशन की बात करें, तो उसमें हमको 92% वाटर बताया था और 8% आपका प्लाज्मा प्रोटीन बताया था। और जब मैं 8% प्लाज्मा प्रोटीन का कंपोजिशन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि 8% प्लाज्मा प्रोटीन में 8% प्लाज्मा प्रोटीन के कंपोजिशन में मैंने आपको बताया था कि उसमें आपका एल्बुमिन आता है, ग्लोबुलिन आता है और फाइब्रिनोजेन आता है। ये सब कंपोनेंट मैंने बताया था ना, एल्बुमिन मैंने बताया था, एल्बुमिन ग्लोबुलिन। तो एल्बुमिन की बात छोड़ दो, ये सब प्लाज्मा प्रोटीन थी, लेकिन ग्लोबुलिन जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे तो मैंने आपको बताया था कि ग्लोबुलिन भी हमारे 3 कंपोनेंट से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। जब आप टाइप पढ़ेंगे ग्लोबुलिन का ना तो ग्लोबुलिन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। तो गामा ग्लोबुलिन मैंने बताया था कि ये जितने भी प्रोटीन है वो आपके लीवर में बन जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट एक ग्लोबुलिन को छोड़कर। किसको? गामा ग्लोबुलिन को। किसको छोड़कर? मैंने बताया था ना, गामा ग्लोबुलिन को छोड़कर जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सारे आपके लीवर में बनते हैं, लेकिन गामा ग्लोबुलिन वहां पे नहीं बनता है। गामा ग्लोबुलिन को मैंने बताया था कि गामा ग्लोबुलिन आपके लिम्फोइड्स आर्गन में बनता है। पढ़ी है ना? तो लिम्फोइड्स आर्गन में बना है और वही आपके एंटीबॉडीज बनाने में क्या करता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन मैंने बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन वही आपको बनाता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन देखिए, मैंने यहाँ पे एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एंटीबॉडीज आपके इम्यूनोग्लोबुलिन के गामा प्रोटीन से बने होते हैं। वो जो गामा आपको प्रोटीन आपको बोल रहा था ना, उसी से आपका ये एंटीबॉडीज बना होता है। अगर हम इसकी जनरल पॉइंट की बात करें कि सर जी एंटीबॉडीज किस तरह से वर्क करता है, तो देखिए कह रहा है कि एंटीबॉडीज इज डिफाइंड एज अ ह्यूमन सब्सटेंस गामा ग्लोबुलिन। यहाँ पे बोल दिया। अभी ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है गामा ग्लोबुलिन क्या है? गामा ग्लोबुलिन नहीं समझ में आ रहा है? मैंने आपको एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, प्लाज्मा प्रोटीन बताया था। उसी प्लाज्मा प्रोटीन में ये ग्लोबुलिन का टाइप है। ये क्या है? ग्लोबुलिन जनरली आपके कितने प्रकार की होती है? 3। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। मैंने वहां पे बताया भी था, अल्फा ग्लोबुलिन जो होते हैं आपके थायरॉक्सिन और प्रोथ्रोम्बिन को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना जी। अब और आपके बीटा जो ग्लोबुलिन था वो किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? नहीं लिखवाए थे? तो क्या लिखवाए थे? क्या? हाँ, फैट सॉल्युबल जो विटामिन होती हैं, जैसे कि फडे, मैंने आपको लिखवाया था ना फडे। ये याद करने का ट्रिक मैंने बताया था कि कौन से ऐसे विटामिन जो होती हैं हमारे फैट में क्या होती है? सॉल्युबल होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि विच विटामिन आर फैट सॉल्युबल। तो विच विटामिन आर फैट सॉल्युबल का मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये जितने ये विटामिन जो होती है ना, ये केवल ओनली फॉर फैट में ही सॉल्युबल होती है और अन्य सबस्टेंस में नहीं सॉल्युबल होती है। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, बस इसको याद कर लीजिए। इसको छोड़ा के जितने भी हैं वो वाटर सॉल्युबल ना। तो बस आप एक को याद कर लीजिए, फडेट। और ये आपको यही फडेट जो होता है, बीटा ग्लोबुलिन जो होते हैं ना, इन्हीं को ये ट्रांसपोर्टेशन करने में सहायक होते हैं। और जब गामा ग्लोबुलिन मैंने बताया था वहां पे, तो गामा ग्लोबुलिन मैंने बताया था कि क्या बताया था जी? एंटीबॉडीज
हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करता है। ये मैंने बताया था ना। तो देखिए कह रहा है कि गामा, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? गामा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू एन एंटीजन स्टिमुलस। देखिए कोई भी एंटीबॉडीज कब वर्क करता है, जब कोई एंटीजन हमारे एंटीबॉडीज से जुड़ता है तभी तो वो रिस्पांस करता है ना। जैसे कि एंटीजन जो होते हैं, एंटीजन तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हूँ, एंटीजन तो नहीं पढ़ाया हूँ ना, एंटीजन नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन एंटीजन आप वर्क देखते होंगे, आप क्या डालते हो? एंटीजन डालते होंगे, आपका एंटीबॉडीज जो एंटीजन से एग्लूटिनेट करके आपको रिजल्ट के रूप में शो कर देता होगा। तो वही कह रहा है कि प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू एन एंटीजेनिक स्टिमुलस। ये एंटीजेनिक स्टिमुलस के कारण ही ये गामा ग्लोबिन या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। जब एंटीबॉडी एंटीजन जब देखता है ना, तो एंटीबॉडी जो आपके प्लाज्मा में या सीरम में पाया जाता है, वहां से निकलकर वो अपना वर्क करने लगता है। आपको पता है ना, एंटीजन आपके आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा या सीरम या लिम्फोइड्स ना, यही तो पाया जाता है ना। तो देखिए, इट सर्व एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म। ये किस तरह से काम करता है? प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह। किस तरह से काम करता है? प्रोटेक्टिव का मतलब हमारी बॉडी को ये सुरक्षा कवर की तरह काम करता है। कौन? एंटीबॉडीज मारेंगे ना। एंटीबॉडीज जो होते हैं हमारे बॉडी को एक सुरक्षा कवच की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं। इसीलिए बोल रहा है इट सर्व एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह काम करता है अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जैसे कोई बैक्टीरिया पैथोजन का एंटीजन हमारे बॉडी में जब इंटर करेगा तो हमारे एंटीबॉडी जो पोलियो देखिए, पोलियो का टीका लगा दिया जाता है, तो आपका एंटीबॉडीज आपके प्लाज्मा में या सीरम में डाल दिया जाता है। जब पोलियो आपका आएगा ना, उससे वो एंटीबॉडी जो बनकर रखा है उसको वो क्या करेगा? सुरक्षा करेगा, उससे दोबारा ना हो ना। इसीलिए वो वैक्सीनेशन के दौरान आपके प्लाज्मा में डाल दिया जाता है। पहले केसेज में वैक्सीनेशन जो बच्चों को लगाया जाता है ना, वही केसेज होता है। वो आपके एंटीबॉडीज को क्यों डालते हैं? क्योंकि सुरक्षा कवच के लिए, ताकि वो आपको पोलियो ना हो। इतनी पॉइंट्स बन जाया। अगर हम आगे बढ़ते हैं कि सर जी एंटीबॉडीज पाया कहाँ जाता है, तो देखिए एंटीबॉडीज आर फाउंड इन सीरम और प्लाज्मा या लिम्फ ना, लिम्फो फ्लूइड्स, ऐसे फ्लूइड लिख सकते हैं, लिम्फा फ्लूइड्स। तो ये एंटीबॉडी जो होते हैं हमारे सीरम में सबसे अधिक पाए जाते हैं। सीरम प्लाज्मा बना लेती है कि नहीं? सीरम प्लाज्मा में अंतर सुरक्षित है, फॉर्मेशन कर लेती है। सीरम कहाँ बनता है? हाँ, हम एक प्लेन ट्यूब में लेते हैं, प्लेन ट्यूब में अगर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उससे हमें सीरम मिलता है, इरिटेट ट्यूब से प्लाज्मा मिलता है। तो सीरम में सबसे अधिक मात्रा में आपके इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है सीरम और प्लाज्मा या लिम्फ फ्लूइड्स में ये आपका जनरली एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। और देखिए स्टार डालकर मैंने लिखा हूं कि सीरम हैव ए हाई एंटीबॉडीज लेवल। सीरम में सबसे हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है एंटीबॉडीज मैक्सिमम अमाउंट में कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगी? अगर आपको चेक करना है कि पोलियो या टेटनस या जो भी टीटी या डीपीटी का अगर आपको एंटीबॉडी चेक करना है कि कहाँ है, तो आप किसको चेक करेंगे? सीरम में। अगर रहेगा आपके बॉडी में एंटीबॉडी तो वो सीरम में जरूर पाया जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया। अगर हम बात करते हैं कि एंटीबॉडीज है क्या ना, तो एंटीबॉडी देखिए मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी जनरली प्रोटीन नेचर के होते हैं। ये कैसे नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। एंटीबॉडीज कैसे नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं।
तो देखिए प्रोटीन इन नेचर एंटीबॉडीज कौन से नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। देखिए कह रहा है दूसरी अगर पॉइंट की बात करें कि फार्म इन रिस्पांस टू एंटीजेनिक स्टिमुलस, ये कब फार्मेशन होता है? क्वेश्चन पूछता है एंटीबॉडीज कब फार्मेशन होते हैं। एंटीबॉडीज कह रहा है जब कोई एंटीजन स्टिमुलस करते हैं, जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है तभी ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? जैसे कोई एंटीजन आपके बॉडी में सरफेस इंटर किया तो जो एंटीबॉडीज है उससे रिस्पॉन्स करने लगेगा, जुड़ने लगेगा ना, यही होता है ना। जैसे बाहर का कोई एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर किया तो वो एंटीबॉडीज वो उसके प्रति बनाकर हमारी बॉडी उससे रिस्पॉन्स करती है, प्रोटेक्ट करती है, यही से होता है ना। तो वही कह रहा है फार्म इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलस, जब कोई एंटीजन स्टिमुलेट करता है या इंटर करता है तभी ये फॉर्मेशन होता है। कौन? अगर हम सी पॉइंट की बात करें कि रिएक्ट विद द करस्पॉन्डिंग एंटीजन इन स्पेसिफिक, ये जनरली हमारे एंटीजन के लिए ही स्पेसिफिक होता है, उसी से ये क्या करता है? ये करस्पॉन्डिंग रिएक्ट करता है उसी से, किससे? एंटीजन से। अरे एंटीबॉडीज तो काम ही वही होता है ना, एंटीजन से रिएक्ट करकर इसमें जुड़ना और आपको रिजल्ट शो करना, उसको भगाना, जुड़ के ही भगाता है ना, मार के भगाता है। तो जब उसे जुड़ेगा ही नहीं तो यही तो कह रहा है कि रिएक्ट विद द करस्पॉन्डिंग एंटीजन इन ए स्पेसिफिक ना। अगर तीसरी पॉइंट की स्टार मैंने लिखा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर कह रहा है कि बेस्ड ऑन देयर साइज एंड कार्बोहाइड्रेट एंड कंटेंट ऑफ एमिनो एसिड, अगर हम इसकी साइज के आधार पे अगर इसको हम डिवाइड करें, अगर इसको हम साइज के अनुसार अगर हम डिवाइड करें तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5। कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन पूछेगा एंटीबॉडीज को साइज के अनुसार कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आप कितने बताएंगे? 5। आपको मैंने ट्रिक बताया था कि ट्रिक एंटीबॉडीज को याद करने का मैंने बताया था कि गेम आज के जमाने में ज्यादा लोग खेलते हैं, अपने मोबाइल हो या कहीं भी आप देखते होंगे गेम। अगर ये गेम आप याद कर लेंगे ना तो आपको एंटीबॉडीज ये सब याद ही नहीं करना पड़ेगा ना। तो गेम का मतलब मैंने बताया था कि जी का मतलब होता है बस IG आप जोड़ दीजिए, और ये जी आप जोड़ दीजिए, IgM IgE ये आपका 5 प्रकार की होती है। देखो ये ट्रिक से अच्छा है ना ट्रिक। गेम याद करना, गेम GAME, बस ध्यान में रखना है तुमको IG जोड़ना है, IG जोड़ना। IG का मतलब समझते हो? इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन E, इम्यूनोग्लोबुलिन D। पॉइंट्स समझ में ना? देखिए वही लिखा हूं कि these are 5 टाइप। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ये पॉइंट समझ में आया? सबको समझ में आया? कुछ इसमें कुछ दिक्कत आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? देखो रीडिंग हो रहा है ना, नीचे दिखा है। हाँ नीचे। एक मिनट तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना। All antibodies are immunoglobulin, but all antibodies are immunoglobulin, but all immunoglobulin are not antibodies। देखिए बहुत पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन, सभी एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकती है, लेकिन सभी इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन में केवल गामा ग्लोबुलिन ही एंटीबॉडीज है, तभी तो लिखा है ऑल
एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन ना, सभी एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकती है, लेकिन 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 ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन आर नॉट एंटीबॉडी। अरे यार, ग्लोबुलिन तो जनरली 3 प्रकार के था ना, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा भी तो आपका ग्लोबुलिन है का, वो एंटीबॉडीज ना है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन बट ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन आर नॉट एंटीबॉडीज। ये जब आप ग्लोबुलिन पढ़ेंगे ना, तो ग्लोबुलिन ये जनरली 4% होता है ना जी, 4% होता है ना। 2% होता है, सॉरी 2% होता है ना। ये ग्लोबुलिन जनरली आपके 3 भाग में मिलता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा, गामा। अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन। तो देखिए ग्लोबुलिन तो सभी है, सभी ग्लोबुलिन है, लेकिन केवल गामा ग्लोबुलिन का ये डिस्कस मैंने किया था। तो हाई सही पॉइंट है कि नहीं? सही पॉइंट है ना। देखिए कहा कि ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन बट ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन आर नॉट एंटीबॉडीज। बहुत सही पॉइंट है। देखा है यही से हेकर हम बात बतौले रही कि अल्फा ग्लोबुलिन जो होते हैं जनरली थायरॉक्सिन और प्रोथ्रोम्बिन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब बीटा ग्लोबुलिन जो होता है ये हमारे फैट सोल्यूबल जो प्रोटीन विटामिन होते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन बट गामा ग्लोबुलिन आपके इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्मेशन में क्या करता है? ये बताए थे ना। तो यही पॉइंट तो बोल रहा है ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन बट ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन आर नॉट एंटीबॉडी। ये पॉइंट मैंने काफी डिस्कस कल कंफ्यूजन भी था इस पॉइंट के लिए, लेकिन मैंने फोन लगा पूछा तो ये पता चला कि ये देखिए वो पॉइंट उसी बात को डिस्कस कर रहा है ना, इंडिकेट उसी पॉइंट को कर रहा है जो आप स्टार्टिंग में प्लाज्मा पढ़ा रहे थे। प्लाज्मा जो आप पढ़ा रहे थे ना उसी पॉइंट को ये डिस्कस कर रहा है। तुम्हें नहीं लग रहा है कि उसी पॉइंट को ये डिस्कस कर रहा है? यहाँ पे आप गामा ही ग्लोबुलिन तो ये सभी है का सभी एंटीबॉडीज है ना, केवल गामा ग्लोबुलिन ही एंटीबॉडीज की तरफ फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो ये सही पॉइंट है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर बोला था ना, ये सब लिखी हो ना। यस सर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो स्ट्रक्चर अगर हम बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन का, तो ये जनरली इम्यूनोग्लोबुलिन आर ग्लाइकोप्रोटीन नेचर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है ना जी। अभी आपको बताया कि एंटीबॉडीज कैसे नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर। तो इम्यूनोग्लोबुलिन आर ग्लाइकोप्रोटीन। इम्यूनोग्लोबुलिन आर ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन इच मॉलिक्यूल करेस्पॉन्डिंग टू पॉलीपेप्टाइड चेन। इच molecule are made up two polypeptide chain of different size।
ये जनरली देखिए कह रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन आर ग्लाइकोप्रोटीन इच मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ डिफरेंट साइज। ये जनरली पॉलीपेप्टाइड चेन जानते हैं ना, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है आपका अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है ना जी। तो ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है ये जनरली अगर साइज के अनुसार हम अगर इसको डिवाइड करें तो कह रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन आर डिफरेंट साइज के अनुसार दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। पहला जो आपका आता है हैवी चेन, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन। दूसरा हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरा लाइट पॉलीपेप्टाइड। हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरा लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो नीचे इसको उतार लीजिए। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, हाँ ये दोनों चेन जो होते हैं बाथ चेन आर ज्वाइंट, ऊपर ही मिटा दूं, both chain are attached with disulfide bond। डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब दो सल्फर बॉन्ड से ऐसे आपस में ये जो हैवी चेन और लाइट चेन जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। सल्फाइड देखिए लिखा हूं कि बोथ चेन आर अटैच्ड विद डाइसल्फाइड, ये ऐसे बॉन्ड से आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अब देखो ये हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा ही होगा कि नहीं जी? और ये लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट तो थोड़ा सा हल्का ही होगा ना उसके तुलना में, इसीलिए लाइट माने हल्का होता है। तो लाइट माने हल्का हुआ और ये आपका हैवी मतलब अधिक मॉलिक्यूलर वेट होगा ना। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर स्ट्रक्चर तो ऐसे तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा और ये थोड़ा सा कम होगा, तभी तो इसके मॉलिक्यूलर वेट कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम कर रहा है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें क्या नहीं समझ आ रहा है जी? हाँ सल्फर है जी, डाइसल्फाइड दो सल्फर ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अगर हम बनाते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक ऐसा हम बना लेते हैं ना, ये इसको हम जनरली इसको ऐसे देखो सल्फर डाइसल्फाइड है ना, एक ही हम क्या कहेंगे हैवी की चेन की लाइट चेन, हैवी रही लाइट। अरे यार लो मॉलिक्यूलर वेट है ना आपका, ये लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, कम का होता है, यही से तो छोट बनाऊंगी और एक बड़ बनाऊंगी। इसको बड़ इसलिए बनाए हैं, बड़ का मतलब समझा तो ये हैवी मॉलिक्यूलर है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसीलिए छोटा बनाया ना। आप जब एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर बनाएगा तब तो समझ में आएगा। फिलहाल में इस तरह से आप समझ जाइए कि ये डाइसल्फाइड या दो सल्फर के डाइसल्फाइड बोलेंगे ना, तो इसको हम बोल सकते हैं लाइट चेन, लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। हाँ, और इसको हम क्या बोल सकते हैं हैवी पॉलीपेप्टाइड। अच्छा ये बताओ सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ये पॉइंट? नीचे वैसे ही नीचे भी पॉइंट अगर हम बात करेंगे, नीचे अगर उसी तरह हम पॉइंट की बात करेंगे तो नीचे भी
ये आपका देखो, ये आपका दोनों हैवी चेन है और ये आपका लाइट चेन, और ये बॉन्ड इसको क्या बोलते हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एंटीबॉडीज के साइज के अनुसार उसको कितने उसका संरचना कैसे होती है, तो बताना कि दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है इसकी संरचना, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन और लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन का उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, लाइट पॉलीपेप्टाइड का चेन मॉलिक्यूलर वेट उसकी तुलना में कम होता है। ये जो चेन है दोनों, ये दोनों जो चेन है ये आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जैसे कि आपको ये संरचना हम आपको बताया, देखो ये ऐसे संरचना, देखो ये आपका सल्फर है, ये छोटा लाइट मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसलिए लाइट चेन बोल रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, देखो इसलिए छोटा स्ट्रक्चर बनाया। ये बड़ा है, ये दोनों चेन आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड से। उसी तरह देखिए यहाँ पे भी मैंने बनाया हूँ, ऐसे आप लाइट चेन और हैवी चेन आपका बना होता है। समझ आया? अब हम बात करेंगे सेपरेट आईजीजी, आईजीई, आईजीएम, आईजीडी, आईजीए। तो ये बस आज के लिए बस इतना ही, और कल के लिए मैं उसी लेक्चर को पार्ट नंबर 2 में आपके हम डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए आज इतना। तो उम्मीद किए होंगे कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैंने इसका नेक्स्ट वीडियो डालूं वो आपके सूचना के रूप में, नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, बाय, गुड नाइट। अब ज़्यादा बोल देते हैं।